नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अनमोल रिश्ता मोहबोली भाई बहन का। फेसबुक पर फ्रेंड में नाम डाल कर कई बार सर्च किया, लेकिन साहिल का कोई पता न चला। पता नहीं फेसबुक पर उसका अकाउंट है भी कि नहीं। यह सोचकर मैंने लॉग आउट किया ही था कि स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप की मैसेज ट्यून सुनाई दी। फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो जाना पहचाना चेहरा लगा। डबल क्लिक कर फोटो को बड़ा किया तो चेहरा देख दंग रह गई। फिर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। बिल्कुल वैसा ही लगता है साहिल जैसा पहले था। बात उन दिनों की है जब पापा ने सोचा कमरा किराए पर दे दिया जाए। बहुत सोच विचार कर पापा ने दो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस की तैयारी करने केरल से दिल्ली आए हुए थे को कमरा किराए पर दे दिया। जब वे हमारे यहाँ रहने आए तो आपसी परिचय के बाद उन्होंने मुझे कहा, पढ़ाई के सिलसिले में कभी ज़रूरत हो तो कहिएगा। उनमें से एक, जिसका नाम साहिल था, अक्सर मुझसे बातचीत करने को उत्सुक रहता। कभी 10वीं की एनसीईआरटी की किताब मांगता तो कभी मेरे कोर्स की। मुझे उसका इस तरह किताबें मांगना बात करने का बहाना लगता। एक दिन जब वह किताबें मांगने आया तो मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया। क्या करोगे 10वीं की किताब का? मुझे सब पता है, यह सब बहाने हैं लड़कियों से बात करने के। मुझसे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश ना करो, आगे से मत आना किताब मांगने। उसने अपने पक्ष में बहुत दलीलें दी, लेकिन मैंने नकारते हुए सब खारिज कर दी। उस दिन मुझे स्कूल से ही अपनी फ्रेंड के घर जाना था। मैं मम्मी को बता दी गई थी, लेकिन जब घर आई तो जैसे सभी मुझे शक की निगाह से देखने लगे। बस्ता रखा ही था कि मम्मी पूछने लगी, आज तुम राजेश के साथ क्या कर रही थी? राजेश, मैं समझ गई कि यह आग साहिल की लगाई हुई है। मैंने जैसे तैसे मम्मी को समझाया, लेकिन साहिल ने बदला लेने उसी के रूम में चली गई। तुम होते कौन हो मेरे मामले में टांग अड़ाने वाले? मैं चाहे किसी के साथ जाऊं, घूमूं फिरूं, तुम्हें क्या? तुम किराएदार हो, किराया दो, चुपचाप रहो। आइंदा मेरे बारे में माँ से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? मैं साहिल को कहकर बाहर निकल गई। दरअसल राजेश मेरी कक्षा में पढ़ता था। अच्छी पर्सनालिटी होने के कारण सभी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं। मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार था और मैं उसे चाहती थी। सो फ्रेंड के घर जाते समय उसी ने मुझे ड्रॉप किया था, लेकिन साहिल ने मुझे उसके साथ जाते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद घूम कर आई तो साहिल मम्मी के पास बैठा दिखा। मुझे उसे देखते ही गुस्सा आ गया, लेकिन मेरे आते ही वह उठकर चला गया। बाद में मम्मी ने मुझे समझाया, साहिल ने मुझे उस लड़के के बारे में बताया है। वह लड़कियों से फ्लर्ट करता है। उसका तुम्हारे स्कूल की 11वीं में पढ़ने वाली वंदना से भी संबंध है। तुम उससे ज़्यादा दोस्ती ना बढ़ाओ तो ठीक है माँ, मैंने उसे कह दिया। लेकिन साहिल पर सवाल समझ नहीं आ रहा था तो मैंने साहिल से ही पूछा। उसने भी बिना हिचक मुझे समझा दिया, लेकिन ज्यों ही वह सुबह की बात छेड़ने लगा मैंने फिर डांट दिया। मेरी जासूसी करने की ज़रूरत नहीं। राजेश को मैं जानती हूँ, वह अच्छा लड़का है और बड़ी बात है कि मैं उसे चाहती हूँ। तुम अपने काम से काम रखो। कुछ दिन मैं स्कूल पहुँची तो हैरान रह गई। स्कूल में पुलिस आई हुई थी। पता चला कि राजेश और वंदना घर से भाग गए हैं। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने पूछताछ वाले लोगों में मेरा नाम भी लिख लिया। वह मुझे थाने आने को कहा। पापा दौरे पर गए हुए थे, सो मम्मी ने और कोई सहारा न देख साहिल से बात की। फिर ना चाहते हुए भी मैं साहिल के साथ थाने गई। वहाँ इंस्पेक्टर ने जो पूछा बता दिया। साहिल ने इंस्पेक्टर से मेरी तारीफ की, राजेश से सिर्फ क्लास फेलो होने का नाता बताया और ऐसे बात की जैसे बड़ा भाई मुझे बचा रहा हो। उसकी बातचीत से इम्प्रेस हो इंस्पेक्टर ने उसके केस से मेरा नाम भी हटा दिया। घर आए तो साहिल ने मुझे समझाया, ऐसे लड़कों से दूर ही रहो तो अच्छा है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तब बनाना ऐसे रिश्ते, तब तुम्हें इनकी समझ भी होगी। साथ ही उनसे मुझे दलील भी दी कि तुम्हारे भाई जैसा हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही कहूँगा। दरअसल गुस्सा तो मुझे खुद पर आ रहा था कि राजेश को समझ न पाई और मुझे प्यार में धोखा मिला, लेकिन खींच साहिल पर निकल गई। मेरी इस बात का साहिल पर गहरा असर हुआ। राखी का त्योहार नज़दीक था, सो शाम को जाते समय साहिल राखी ले आया और मम्मी के सामने मुझसे राजेश के बारे में बताने व समझाने के लिए क्षमा मांगता हुआ राखी बांधकर भाई बनाने की पेशकश कर खुद को सही साबित करने लगा। मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। उसने राखी वहीं टेबल पर रख दी।
पापा अगले दिन जम्मू से लौटने वाले थे। मैं और मम्मी घर में अकेली थी। रात के लगभग 12 बजे थे। अचानक मुझे आवाज़ मारते हुई मम्मी उठ बैठी। मैं भी हड़बड़ाकर उठी और देखा कि मम्मी की नाक से खून बह रहा है। मैं कुछ समझ न पाई, बस जल्दी से दराज से रुई निकालकर नाक में ठूंस दी और खून बंद करने की कोशिश करने लगी। इधर उधर देखा, कुछ समझ न आया कि क्या करूं, लेकिन अचानक साहिल के कमरे की बत्ती जलती देखी। कल उनका एग्जाम होने के कारण वे दोनों काफी देर तक पढ़ रहे थे। तभी मम्मी बेसुध होकर गिर पड़ी। मैंने उन्हें गिरते देखा तो मेरी चीख निकल गई। मम्मी मेरी चीख सुनते ही साहिल के कमरे का दरवाजा खुला। सारी स्थिति भांपते हुए साहिल बोला, आप घबराइए नहीं, हम देखते हैं। फिर अपने दोस्त राघव से बोला कि ऑटो लेकर आएं, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। ऑटो लाकर उन दोनों ने मिलकर मम्मी को उठाया और मुझे चिंता न करने की हिदायत देकर मम्मी को ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले गए। वहां उन्हें डॉक्टर ने बताया कि हाइपरटेंशन के कारण इनकी नाक से खून बह रहा है। आप सही वक्त पर ले आए, ज़्यादा देर होने पर कुछ भी हो सकता था। फिर उन्हें 2 इंजेक्शन दिए गए और अधिक खून बहने के कारण खून चढ़वाने को कहा गया। साहिल ने ब्लड बैंक जाकर रक्तदान किया, तब जाकर मम्मी के लिए उनके ग्रुप का खून मिला। राघव ने ब्लड बैंक से खून लाकर मम्मी को चढ़वाया। सुबह करीब 6 बजे वे दोनों मम्मी को वापस लेकर आए तो मेरी भी जान में जान आई। अब मम्मी ठीक लग रही थी। साहिल ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, आप आराम से सो जाएं। हम हफ्ते की दवाई भी ले आए हैं। आज हमारा पेपर है लेकिन रात भर जगे हैं, अतः हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। मम्मी को सलामत पा मैं बहुत खुश थी। मेरे इतना भला बुरा कहने के बावजूद साहिल ने मुझ पर जो उपकार किया, उसने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। मैं इन्हीं विचारों में खोई बिस्तर पर लेटी थी कि कब सुबह के 8 बज गए पता ही नहीं चला। मैंने देखा साहिल के कमरे का दरवाज़ा खुला था और वे दोनों घोड़े बेचकर सोए थे। अचानक मुझे याद आया कि आज तो इनका पेपर है, अतः मैं तेजी से उनके कमरे में गई और उन्हें उठाकर कहा, पेपर देने नहीं जाना क्या? हड़बड़ाकर उठते हुए साहिल ने घड़ी देखी तो उनकी नींद काफूर हो गई। दोनों फटाफट तैयार होकर बिना खाए पिए ही पेपर देने चल दिए। मैंने पीछे से आवाज़ देकर उन्हें रोका। भैया रुको भैया। शब्द सुनकर साहिल अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा, लेकिन मैंने बिना समय गवाए उसकी कलाई पर वही राखी बांध दी जो वह सुबह लाया था। फिर मैंने कहा, जल्दी जाओ, कहीं पेपर में देर ना हो जाए। शाम को जब पापा आए और उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने भी पूछा, पेपर कैसा हुआ? तो साहिल ने हंसकर कहा, अच्छा कैसे नहीं होता, बहन की शुभकामनाएं जो साथ थीं। अब मैं और साहिल अनमोल रिश्ते में बंध गए थे, जहां एक दूसरे के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। मेरा अपना तो कोई भाई ना था, सो मैं साहिल को ही भाई मानती। स्कूल से आती तो सीधा उसके पास जाती और बेझिझक उससे कठिन विषयों के बारे में पूछती। कुछ ही दिनों में साहिल के तरीके से पढ़ने पर मुझे वे विषय भी आसान लगने लगे जो अब तक कठिन लगते थे। घर का कोई सामान लाना हो या अपनी ज़रूरत का मैं साहिल को ही कहती। कभी किसी काम से बाहर जाती तो साहिल को साथ ले जाती। वह मेरे जैसा सुरक्षा कवच बन गया था। कभी कभी लोग बातें बनाते तो साहिल उनको भी बड़े तरीके से हैंडल करता। एक बार एक अंकल ने कुछ कह दिया तो साहिल बेझिझक उनके पास गया और बताया, यह मेरी मुँह बोली बहन है, गलत ना समझे। अगर आपकी लड़की अपने भाई के साथ जाती दिखे और लोग गलत समझें तो आप क्या करेंगे? उनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन फ़ायदा हमें हुआ, अब गली के लोग हमें सही नज़रों से देखने लगे। कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन था। मैं काफ़ी समय से पापा से मोबाइल लेने की जिद कर रही थी, लेकिन हाथ तंग होने के कारण वे नहीं खरीद पा रहे थे। मेरे केक काटते ही साहिल ने मुझे केक खिलाया और मेरे हाथ में मेरा मनपसंद तोहफा यानी मोबाइल रख दिया। तो मैं इसे पाकर फूली नहीं समाई। उस समय नए नए मोबाइल चले थे। मैं खुश थी कि मैं कॉलेज जाऊंगी तो मोबाइल के साथ। कुछ दिन बाद उनकी परीक्षा समाप्त हो गई तो पता चला कि वे वापस जाने वाले हैं। यह जानकर मुझे दुख हुआ, लेकिन मेरी भी मति मारी गई थी कि मैंने उनका पता फ़ोन नंबर कुछ न पूछा। बस यही कहा, भूलना मत अनमोल रिश्ते को। जिस दिन उन्होंने जाना था उसी दिन मेरी सहेली का बर्थडे था। मैं उसके घर गई हुई थी और पीछे से साहिल ने कमरा खाली किया और दोनों केरल रवाना हो गए।
वापस आने पर पापा से पूछा तो पता चला कि उन्होंने भी उसका पता ठिकाना नहीं पूछा था। इस पर मैं पापा से नाराज भी हुई। साहिल द्वारा बताए गए परीक्षा के टिप्स अपनाकर 12वीं में अव्वल दर्जे से पास हुई और कॉलेज मोबाइल के साथ गई, जिसमें हमारे अनमोल रिश्ते के क्षण छिपे थे। फिर कॉलेज के साथ साथ जब प्रतियोगी परीक्षाएं देने लगी तो मुझे ज्ञात हुआ कि NCERT की किताबें इनमें कितनी सहायक होती हैं। तब मुझे अपनी नादानी भरी भूल का भी एहसास हुआ। अब मैं हर साल राखी के सीजन में साहिल को मिस करती। जब बाजार में राखियां सजने लगती तो मुझे अनमोला भाई याद आ जाता। समय के साथ मोबाइल तकनीकी में तेजी से बदलाव आया और फ़ोन के टच स्क्रीन और स्मार्टफोन तक के सफ़र में ना जाने कितने ऐप्स भी जुड़े, लेकिन मैंने अपना नंबर वही रखा जो साहिल ने लाकर दिया था। भले मोबाइल बदल लिए, मैं हर बार फेसबुक पर फ्रेंड सर्च में साहिल का नाम डालती, लेकिन नतीजा सिफर रहता। कुछ पता चलता तो राखी जरूर भेजती। इस बीच साहिल ने भी कोई फ़ोन नहीं किया था, लेकिन अचानक व्हाट्सएप पर मैसेज देखकर दंग रह गई। तभी व्हाट्सएप के मैसेज की टून बजी और मेरी तंद्रा भंग हुई। साहिल ने चैट करते हुए लिखा था, नया स्मार्टफोन खरीदा तो पुरानी डायरी में नंबर देख सेव करते हुए जब तुम्हारा नंबर भी सेव किया तो व्हाट्सएप में तुम्हारा फ़ोटो सहित नंबर सेव हुआ, देख मन खुश हो गया। फिर फटाफट व्हाट्सएप पर अपना परिचय दिया, तुम्हें मैं याद हूँ या ये भूल गई। साहिल के शब्दों से मेरी आंखें भर आईं। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, निस्वार्थ रिश्ता। अगर तुम ना होते तो शायद उस दिन पता नहीं मम्मी के साथ क्या होता। मेरी किशोर अवस्था में भटके पाँव कौन रोकता। मैंने फट से मैसेज टाइप किया, राखी भेजनी है भैया, फटाफट अपना पता व्हाट्सएप करो। मिनटों में व्हाट्सएप पर ही पता आ गया और साथ ही पेटीएम के जरिए राखी का शगुन भी। साथ ही लिखा था, इन अनमोल रिश्ते को जिंदगी भर बनाए रखना। मैंने पढ़ा और अश्रुपूरित नेत्रों से बाजार में राखी पसंद करने चल दी, अपने मुँह बोले भाई के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अनमोल भाई बहन के रिश्ते की ये छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।